हेलो दोस्तों। आज हम अलेक्जेंड्रा कोलंचोई के मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं अमन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में जो इनके मेजर वर्क्स हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलेक्जेंड्रा कोलंचोई थी कौन। वो एक मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट रही हैं। साथ में उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के अंदर भी रहा है। इन्होंने कंबाइन किया मार्क्सिज्म को फेमिनिज्म के साथ। साथ ही इस दोनों कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात करी। इन्होंने जो है सो विमेन लिबरेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो जिसको हम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसको सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे एक साथ लाया जाए और उसके साथ दोनों के जो गोल्स हैं उसको कैसे एक साथ मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की, इसके ऊपर उन्होंने पूरी बात की है। इनका जो कोर आइडिया है वो बेसिकली ये है कि वो बात करती है कि जो औरतों का जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर्स जो ढांचे जो हैं इसके कारण से हो रहा है। और जो समाज में जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो रिलीजन का हो या पेट्रियार्कल नॉर्म्स हो या बाकी तरह की चीजें जो हो, जो स्ट्रक्चर विमेन के अगेंस्ट हैं, इसके कारण से विमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है और यही इसकी जड़ है। और इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जैसा कि लोग मानते थे कि विमेन का बायोलॉजिकली डिफरेंट होना उनका एक्सप्लॉयटेशन का कारण है या इस कारण से वो कमतर आके जाते हैं, वैसा उन्होंने उस बात को खारिज किया और बोला कि ऐसा नहीं है। जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन है वो बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर के कारण है। उन्होंने बात की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण जो है और क्लास डिवीजन के कारण विमेन का सब्जुगेशन हुआ और उसके कारण से उनको प्रॉपर्टी की तरह देखा जाने लगा rather than an actual equal being। और इसके साथ ही अलेक्जेंड्रा कोलंचोई बात करती हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली जो है वो इकोनॉमिक यूनिट की तरह फंक्शन करती है और जो इकोनॉमिक यूनिट है इसके अंदर जो है सो विमेन मेन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक यूनिट है, इसमें जो मेन है वो सुपीरियर है, वो इकोनॉमिक चीजों को हैंडल करता है। तो विमेन को हमेशा मेन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इकोनॉमिकली। इस कारण से विमेन का जो है डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसके पास नहीं होती है, वो ऑटोनोमस नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। उसके सारे डिसीजंस, उसके सारे जो चीजें हैं वो उसके हस्बैंड या फिर उसके मेल फैमिली मेंबर में जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसके कारण से उनका सब्जुगेशन होता है और वो एक्सप्लॉइटेड होती है। और उन्होंने ये बोला कि मैरिज जो है वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है। वो मैरिज कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है इसमें मेन और विमेन साथ साथ हैप्पीली रहते हैं, बल्कि उन्होंने ये बोला कि मैरिज इकोनॉमिकली एक यूनिट की तरह काम करता है और इसमें कोई भी प्यार या इस तरह की कोई भी इस तरीके का इमोशन अटैच नहीं होता। ये बेसिकली एक प्योरली इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम अलेक्जेंड्रा कोलंचोई के डबल ऑपरेशन ऑफ वुमेन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये बात करती है कि कैपिटलिज्म जो है वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसी तरीके से पेट्रियार्की वुमेन को डोमिनेट करते हैं। तो विमेन जो है अगर कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर एक ऑफिस या किसी वर्किंग प्लेस पे काम करते हैं तो उनका डबल ऑपरेशन होता है, डबल एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक कि वो वर्कर के फॉर्म में एक्सप्लॉइटेड होती हैं, ठीक है, उनका सरप्लस वेजेस नहीं दिया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा। और दूसरा वो पेट्रियार्की के कारण, जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं उसके कारण जो है मेल के द्वारा डोमिनेट की जाती हैं पर्सनल स्फीयर में। तो इस कारण से इन्होंने बोला कि विमेन का डबल ऑपरेशन होता है, पब्लिक स्फीयर में भी प्राइवेट स्फीयर में भी। इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एंजल्स ऑन कोलंचोई। तो जो फ्रेडरिक एंजल है, जो जिनका मार्क्स के साथ बहुत सारा काम है और वो मार्क्स के फ्रेंड भी होते हैं, तो उनका जो बुक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं अलेक्जेंड्रा कोलंचोई। और उन्होंने इसके मॉडर्न कैपिटलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट को अलेक्जेंड्रा कोलंचोई एक्सटेंड करती हैं, उसको और भी ज्यादा एम्फेसाइज करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं और वो समझाने की कोशिश करती हैं कि जो विमेन है उसके एक्सप्लॉइटेशन, उसके सबऑर्डिनेशन का कारण इकोनॉमिक है। उसका कारण बायोलॉजिकल या कल्चरल नहीं है बल्कि इकोनॉमिक रीजन है, इसके कारण से वो एक्सप्लॉइटेड हुई है। नाउ लेट्स कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ बोर्जुइज फेमिनिज्म। जो अलेक्जेंड्रा कोलंचोई है वो बोर्जुइज फेमिनिज्म के अगेंस्ट होती है और वो
बात करती हैं कि जो बोर्जुइस फेमिनिज्म या व्हाइट फेमिनिज्म जिसको बोला जाता है, वो सिर्फ लीगल इक्वालिटी में बिलीव करती हैं। उसका मेन मोटिव जो है वो सबको इंडिपेंडेंट करवाना या सबके लिए फाइट करना नहीं होता है, बल्कि जो जो प्रिविलेज क्लास की औरतें होती हैं वो सिर्फ अपने इक्वालिटी के लिए सर्ट कर रही होती हैं। उनको ये चाहिए होता है कि वो मेल के इक्वल आ जाए, और बाकी कोई ऑपरेशन दुनिया में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो क्लास डिफरेंसेस हैं, जो वर्किंग क्लास वीमेन हैं, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर उनका कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता है, बल्कि अपने इक्वालिटी पर ज्यादा फोकस होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं यहाँ कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं खुद को। मैं ये भी कह रहा हूं कि वो अपने इक्वालिटी के लिए सर्ट कर रही हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि उनको विमेन के कंसर्न को लेके कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। मतलब अपने इक्वालिटी मतलब इन द सेंस कि वो बॉर्जुइज औरतें जो हैं, दूसरी औरतें, वो चाहती हैं कि उनके जो बॉर्जुइज हस्बैंड हैं, जो एक्सप्लॉइटर हैं या फिर जो कैपिटलिस्ट हैं, वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती हैं, तो उनको भी उतनी पावर हो, उतनी प्रिविलेज हो कि वो बस उनके इक्वल आ पाए। लेकिन उनको इस बात से नहीं मतलब है कि अगर उनके हस्बैंड या वो खुद भी अगर किसी वर्किंग क्लास विमेन को या वर्किंग क्लास मेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसको ना किया जाए, उसको रोका जाए, उससे उसको मतलब नहीं है। बस ये है कि वो बस खुद उसके मेल काउंटर पार्ट के इक्वल होना चाहती है, इसलिए उसको बोला गया है कि बस लीगल इक्वालिटी है और कोई मतलब नहीं है उनको जो वर्किंग क्लास वीमेन है उसके साथ। और वो ये बताने की कोशिश करती है अलेक्जेंड्रा कोलंचोई कि जो बोर्जुइज वीमेन है वो इक्वालिटी चाहती है बोर्जुइज मेन के साथ, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। और उनको कोई लिबरेशन से मतलब नहीं है बाकी सभी औरतों की जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो उनका सबऑर्डिनेशन है, उनके सबऑर्डिनेशन से उनका कोई मतलब नहीं है। अब उनके कॉन्सेप्ट जो है क्लास डिफरेंसेस पे, कि विमेन के क्लास डिफरेंस होने के कारण उनके एक्सप्लॉइटेशन भी डिफरेंट हो जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उनको इस बात से कैसे समझाने की कोशिश की है अलेक्जेंड्रा कोलंचोई ने। तो वो ये बात करती हैं कि जो फैक्ट्री विमेन है और जो बॉर्जुइज विमेन है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। वो ऐसा नहीं है कि बॉर्जुइज विमेन फैक्ट्री विमेन के कंसर्न को लेके बहुत सीरियसली सोचती हैं, या फैक्ट्री विमेन का सिंपैथी बहुत ज्यादा है बॉर्जुइज विमेन के साथ। दोनों की लाइफ अलग है, दोनों के गोल्स अलग हैं, इस बात को लेकर वो इम्फेसाइज करती हैं। और ये बात करती हैं कि फेमिनिज्म को क्लास बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये कि जो बॉर्जुइज औरतें हैं उसको कोई खास मतलब नहीं है वर्किंग क्लास औरतों से, तो वर्किंग क्लास औरतों को खुद में संगठित होना चाहिए, खुद में ऑर्गेनाइज होना चाहिए बाकी दूसरी वर्किंग क्लास औरतों के साथ। तो वो पहली बात, तो अमीर औरतें कभी दोस्ती या फिर कभी एसोसिएशन क्रिएट ही नहीं करेंगी वर्किंग क्लास के साथ, तो उनके साथ दोस्ती करना भी बेकार है। और वर्किंग क्लास के प्रॉब्लम को, उनके कंसर्न को दूसरी वर्किंग क्लास ही समझ सकती है, इसलिए उनको आपस में ऑर्गेनाइज होना चाहिए और ये क्लास बेस्ड होना चाहिए। ट्रू इमेंसिपेशन जो है वो तभी हो सकता है औरतों का जब सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन होगा, अलेक्जेंड्रा कोलंचोई के हिसाब से। तो सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन होगा तो कैपिटलिस्ट डोमिनेशन खत्म होगा, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन खत्म होगा, और साथ में ही जो विमेन के क्वेश्चन है उनको भी सोशलिस्टिक पैटर्न के अंदर सुलझाया जा सकता है, ऐसा मानना था अलेक्जेंड्रा कोलंचोई का। अब हम अलेक्जेंड्रा कोलंचोई के सोशलिज्म और विमेन लिबरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार इन दोनों चीजों के ऊपर क्या है। तो वो बात करती हैं कि जो विमेन की आजादी है या फिर उनका जो लिबरेशन है वो पूंजीवाद के अंदर असंभव है, और इसके अंदर विमेन एक्सप्लॉइटेड ही होंगी, उनको कभी आजादी नहीं मिलने वाली है। फिर वो बात करती हैं कि सोशलिज्म जो है, जो कैपिटलिज्म के बाद वाला फेज है और जिसको रिवॉल्यूशन के बाद लाया जा सकता है, वो ऐसा होगा जिसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दी जाएगी, और जो कि सारे रूट कॉजेज हैं, इकोनॉमिक रूट कॉजेज हैं एक्सप्लॉइटेशन के वर्किंग क्लास का, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। उसके अंदर विमेन की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है मेन के ऊपर या कैपिटलिस्टिक सिस्टम के ऊपर, उसको खत्म करने से वो आजाद होंगी, इसलिए उसको खत्म कर दिया जाएगा। जितने भी डोमेस्टिक लेबर हैं जो घर के अंदर फैमिलीज के अंदर विमेन करती हैं और उसको उसका पैसा या फिर उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती, उसको सोशलाइज करने की बात करेंगे। और वो ऐसे बात करती हैं कि फैमिली के पूरे स्ट्रक्चर को विमेन
से अलग कर दिया जाएगा, विमेन को फ्री कर दिया जाएगा, और वो फैमिली में जो भी उनका लेबर है उसके अंदर उनको काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसको सोशलाइज करने की बात करती हैं। और साथ में ही ऐसे मटेरियल कंडीशन को क्रिएट करने की बात करती हैं जो विमेन के इंडिपेंडेंस को अश्योर करती हूँ, उनके आजादी को संरक्षित करती हूँ, ऐसे एक मटेरियल कंडीशन की, ऐसे सिस्टम की बात करती हैं। जब वो बात कर रही हैं कि सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर, उससे उनका ये मतलब होता है कि जो चाइल्ड केयर है, जो बच्चे का पालने का पूरा प्रोसेस है, वो स्टेट संभालेगी। स्टेट को प्रोएक्टिवली बच्चे के पालने में या उनको बड़े करने में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना चाहिए जहां पे सारे बच्चों को पब्लिकली एक जैसा पालना चाहिए, और विमेन को इस बर्डन से आजादी देनी चाहिए कि फैमिली में वो सारे काम एक साथ खुद कर रही हैं और उसको उसका एवज में कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसको विमेन से फ्री या विमेन को फ्री करने की बात करती हैं। साथ में ही वो पब्लिक किचन की बात करती है जहां पे विमेन को खाना ना बनाना पड़े, और प्राइवेट स्फेयर में पब्लिक किचन हो जहां पे जो है सो कुछ लोग खाना बनाए, उसके बदले उसको पेमेंट हो। ऑब्वियसली जो चाइल्ड केयर था उसके अंदर कुछ लोग चाइल्ड केयर करेंगे तो उसको उसके पेमेंट मिलेंगे। सिमिलरली किचन, पब्लिक किचन होगा तो उसके अंदर सब खाना खाएंगे, तो जो बनाने वाले होंगे उसको पेमेंट किया जाएगा। और जो पब्लिक लॉन्ड्रीज होंगी उसके अंदर जो कपड़े धुलेंगे सबके एक साथ, उसमें भी कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे जो पेमेंट किए जाएंगे जिनको। तो ये सारे स्फेयर आप देख रहे हैं जो कि एक घर के अंदर होता है, ये सारे काम ये विमेन के द्वारा किया जाता है इन जनरल, लेकिन उनको इसका पेमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर सेम चीज को अगर आप पब्लिक कर देंगे, उसको अगर आप पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाएंगे और सबको लेट्स सपोज की फ्री कर देते हैं, तो सारे पब्लिक काम के आपको पैसे पेमेंट करने हैं, राइट। लेकिन जब आप प्राइवेट स्फेयर में फैमिली के अंदर रहते हैं तो विमेन को किसी भी चीजों का कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, तो वो काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ही तो है पेट्रियार्कल नॉर्म्स के द्वारा। तो ये बात करती है। साथ में वो मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करती हैं कि जब वीमेन प्रेग्नेंट होंगी तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सैलरी है वो सैलरी के पैसे उनकी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं काटे जाएं, या अगर वो लीव ले रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उनको छुट्टी दिया जाए, उसके बदले में उनके पैसे ना काटे जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो विमेन को अश्योर करने की बात करती हैं। साथ में ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो पूरा एक रेवोल्यूशन हम देखते हैं वेस्ट के अंदर और इवन इन डेमोक्रेसीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे इक्वल पे ऑफ द विमेन फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क, वो वाली जो बात है उसको वो उठाती हैं और उसके लिए वो असर्ट करती हैं, उसके लिए जो एजिटेट करने की बात करती हैं। साथ में ही जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं कि विमेन अगर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं तो उसके कुछ जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। और वर्किंग मदर्स जो हैं, जो औरतें माँ हैं, तो उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है और फिर भी काम वो करती हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए, इसकी बात करती हैं। और इन सभी बातों का जो गोल होता है, उसका जो मेन एम है वो ये है कि विमेन को हाउस होल्ड स्लेवरी से फ्री किया जाए। ये सारे काम औरतें करती हैं लेकिन उनको इस बात की कोई पेमेंट, कोई सिंपैथी या कुछ नहीं मिलता। उनका ये ड्यूटीज है कह के हम उसको कुछ नहीं देते। तो इसलिए विमेन को इन सारे स्फीयर से फ्री करने के लिए जो है वो इसको पब्लिक कर देना चाहिए। और अगर कोई स्फीयर प्राइवेट रह भी जाता है और इसमें विमेन को एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, तो उसको अलग से सिक्योर किया जाए, उनको अलग से पेमेंट किया जाए, उनको अलग से राइट्स दिए जाएं। इसकी बात अलेक्जेंड्रा कोलंचोई करती हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई अलेक्जेंड्रा कोलंचोई वाज द क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज। वो ट्रेडिशनल मैरिज के खिलाफ होती हैं और वो ऐसा क्यों होती है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मैरिज है वो प्रॉपर्टी और कंट्रोल पे बेस्ड है। मतलब जिस इंसान के पास जितनी प्रॉपर्टी होगी वो इंसान उतना डोमिनेटिंग होता है पब्लिक लाइफ में किसी से भी शादी करने को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल। और देयर इज नो सेंस ऑफ इक्वालिटी। मतलब अरेंज मैरिज के अंदर आप देखेंगे कि देयर इज नो लव, देयर इज नो इमोशन, देयर इज नो
सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर। लेकिन दो फैमिलीज आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और एक अरेंज मैरिज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो है वो कहीं भी आपको एक कंपेनियनशिप या कॉमरेडशिप नहीं दिखती है, उसके अंदर एक फ्रेंडशिप, उसके अंदर एक इमोशन नहीं दिखता आपको। और इसीलिए वो बात करती हैं कि ट्रेडिशनल मैरिज इज नॉट वर्थ इट, राइट। वो बात करती हैं कि जो ट्रेडिशनल मैरिज होता है उसके अंदर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होता है, एक वीमेन को हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है उसके मेल काउंटर पार्ट पे, उसके हस्बैंड्स पे, राइट। और इसके कारण उसकी पूरी लाइफ जो है वो उस डिपेंडेंसी के कारण जो है वो फ्री नहीं रह पाती है, उसके अंदर हमेशा वो सब्जुगेट रहती हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पर्सनल लाइफ में, हर जगह वो विमेन मेन के द्वारा जो है सो डोमिनेटेड या सब्जुगेटेड रहती हैं। साथ में ही ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रेडिशनल मैरिज का, वो पेट्रियार्की को रिइंफोर्स करता है। मतलब पेट्रियार्की क्या है कि विमेन हमेशा एक्सेप्ट करेंगी बात को जो उसके हस्बैंड बात कर रहे हैं या उसके पिता बात कर रहे हैं। वो जो पूरा प्रोसेस है वो शादी उसको लेजिटिमाइज करता है और उसके अंदर पुरुष का जो पूरा वर्चस्व है सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पब्लिक लाइफ में या हर जगह पर्सनल लाइफ में, जो मेल जो बोलेगा वो होगा। फैमिली में जो मेल का शे है या उसके जो स्टेक्स हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू फीमेल, तो वो उस बात को हमेशा कैरी ऑन करने की बात होती है। अरेंज मैरिज उसको लेजिटिमाइज करता है और साथ में ही जो विमेन के फ्रीडम है उसको वो रेस्ट्रिक्ट करता है। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अलेक्जेंड्रा कोलंचोई, दैट इज फ्री लव। फ्री लव का वो कॉन्सेप्ट देती है अलेक्जेंड्रा कोलंचोई और बात करती है कि मैरिज ट्रेडिशनल ना होके दो पर्सन के बीच में, एक कपल के बीच में फ्री लव होना चाहिए। मतलब एक ऐसा लव जो डिपेंडेंट नहीं है और ना ही वो इरिस्पॉन्सिबल है, ना ही वो कैजुअल है, वो सीरियस है बट नॉट दैट मच restricted, not that much economic, not that much socially constructed। तो वो फ्री लव की बात करती हैं, बोलती हैं कि वो कैजुअल और इरिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होंगे और उसके अंदर इमोशनल और सेक्सुअल ऑटोनॉमी होगी। मतलब कोई इंसान इमोशनली ऑटोनॉमस रह सके, एक साथ रह के भी अलग अलग रह सके, अलग रह के भी एक साथ रह सके, इतनी मैच्योरिटी हो दो इंसान के बीच में। और सेक्सुअल ऑटोनॉमी हो, मतलब हम अब के टाइम पे ये सुनते हैं कि नॉन कॉन्सेंसुअल सेक्स होता है कपल्स के बीच में, राइट। तो उसमें विमेन अगर कंसेंट नहीं दे रही है तो भी मेल जो है वो जबरदस्ती करता है और सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, जो जिसको कि गलत माना जाता है फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी की बात अलेक्जेंड्रा कोलंचोई भी करती है कि एक ऑटोनॉमी होती है, दोनों का कंसेंट होता है। अगर दो इंसान कंसेंसस के साथ एक साथ आ रहे हैं और अगर वो किसी भी तरह की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एक इंसान डोमिनेट नहीं कर सकता है, वो इंसान अपने हिसाब से चीजों को गवर्न नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट वो बात करती हैं। और उसके कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लव में ओनरशिप नहीं होगा, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर अधिकार नहीं होगा कि तुम्हें जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा या मेरा राइट ज्यादा है, ऐसा नहीं। मतलब दोनों इंसान इक्वल हो, दोनों इंसान नॉन डोमिनेटेड हो, दोनों इंसान जो है सो साथ में खुद के कंसेंट से साथ आए, दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और देयर शुड नॉट बी ए कैजुअल और इररिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप। तो इस तरह के रिलेशनशिप को वो एडवोकेट करती हैं अलेक्जेंड्रा कोलंचोई। और जो उसके अंदर एक मेन बात है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लव में या इस रिलेशनशिप में जो है कोई इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं होगी। कोई इंसान, ले सपोज कि लड़कियां रिलेशनशिप में भी एक लेवल तक इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहती है मेल पे, वो ऐसा नहीं हो। वीमेन खुद भी काम करे, वो ऑटोनॉमस हो, उनको मेल पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े ताकि उनके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस ना करे। जब आप किसी के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हो तो वो आपके पर्सनल और पब्लिक लाइफ के स्फीयर में दखल अंदाजी करता है और आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ना हो, दोनों के बीच में ऐसी बात करते हैं।
फिर वो बात करती है कि जो न्यू सोशलिस्टिक रिलेशनशिप होगा, जो जो सोशलिस्टिक सोसाइटी होगा उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स होंगे वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर वो बात करती हैं कि दो दो लोगों के बीच में कॉमरेडशिप होना चाहिए, एक बंधुत्व होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप होना चाहिए जो बहुत सारी चीजों पे आधारित होगा, जैसे कि इक्वालिटी पे आधारित होगा, इमोशनल सॉलिडारिटी पे, जो इमोशनल सपोर्ट है वो एक दूसरे को देने की कोशिश करेंगे सोशलिस्टिक रिलेशनशिप के बीच में। और दोनों के बीच में कलेक्टिव वैल्यूज होंगे। लेट्स सपोज कि वो इंसान दूसरे इंसान की हेल्प कर रहा है, दूसरा इंसान तीसरे इंसान की हेल्प कर रहा है, कलेक्टिवनेस होगी, फीलिंग हो, और ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत ज्यादा अलग होके सोच रहे हैं, सेल्फिश होके, जैसे कि एक सिविल सोसाइटी के अंदर जो फ्रेंडशिप होता है, म्यूचुअल कोऑपरेटिव वेंचर जो होता है, वो वैसा ना हो और कलेक्टिव सेंस ऑफ वैल्यू हो। फिर वो बात करती है दी न्यू वुमेन के बारे में कि जो नई औरतें होंगी वो किस तरीके की होंगी सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर। उसमें वो बात करती हैं कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी, पॉलिटिकली कॉन्शियस होंगी, राजनीतिक तौर पे वो मैच्योर होंगी कि उनको कैसा डिसीजन लेना है, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उनके फेवर में बात कर रही हैं। सेक्सुअली ऑटोनोमस होंगी, वो जिसके साथ चाहे इन्वॉल्व हो सकती हैं, कोई उस पर फोर्स ना करे कि तुम मेरे साथ रहो, मतलब काइंड ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म से वो फ्री होंगी। और जो है उसको एज ए यूनिट इन रेवोल्यूशन काउंट किया जाएगा, मतलब वो कॉमरेड होंगी, वो फ्रेंड होंगी, वो मतलब वो जो चाहे एक न्यू सोसाइटी के अंदर वो बन सकती हैं और एक नई सोसाइटी को शेप करेंगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो है विमेन के बारे में वो इमेजिन करती है अलेक्जेंड्रा कोलंचोई, जो एक सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर पाई जाएंगी। साथ में ही विमेन को क्या रिजेक्ट करना चाहिए उस न्यू विमेन को, उसके बारे में भी वो बात करती हैं कि जो नई औरतें होंगी सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर वो इन सभी चीजों को रिजेक्ट करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंसी ऑन मैरिज, जो मैरिज के अंदर मेल के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको खत्म करने की बात करती हैं कि इस कैसे इस तरह की कोई भी मैरिज ना की हो जिसमें डिपेंडेंस हो एक मेल के ऊपर एक फीमेल का। साथ में ही वो एक डिपेंडेंस ऑन मदरहुड को भी खत्म करना चाहती हैं। सपोज कि बहुत सारी औरतें होती है पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल नॉर्म्स के अंदर जो अपने बच्चों को बड़ी करती हैं इस आस में कि लेट्स सपोज कि उसके हस्बैंड ने उसको एक्सप्लॉइट किया तो उसके बच्चे उसका ख्याल रखेंगे इन फ्यूचर। तो इस आशा में, इस होप में वो अपने बच्चे को बड़े करती हैं कि इन फ्यूचर देयर चाइल्ड विल गोना हेल्प देम। तो वैसा डिपेंडेंस उनके बच्चों के ऊपर ना भी हो, उनके हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, उनके बच्चों के ऊपर भी डिपेंडेंसी ना हो, और उनकी जो कैपेबिलिटी है माँ बनने की उस पर भी डिपेंडेंसी होती है कई बार कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये बहुत बड़ी एक बिलीफ होती है कि एक औरत जो माँ बन रही है, एक औरत जो वो माँ बन रही है जो एक बेटे को जन्म दे रही है, उसकी वैल्यू सोसाइटी में ज्यादा होती है इन कंपेयर टू दोज वुमेन जो माँ नहीं बन सकती या माँ नहीं बनी है, या फिर वो बच्चे को देर से जन्म देना चाहती है या कुछ भी। तो जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स या पेट्रियार्कल बिलीफ के अगेंस्ट जो माए हैं उनको वो रिस्पेक्ट, वो एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर नहीं मिलती है पेट्रियार्कल नॉर्म्स के अंदर। तो उसकी भी बात करती है कि डिपेंडेंसी जो है मदरहुड के ऊपर खत्म होनी चाहिए। साथ में जो है मेल का अप्रूवल जो है, उन मेल का जो एश्योरेंस है या अप्रूवल है उसको उसकी जरूरत ना पड़े किसी औरत को, ऐसा सोसाइटी हो। तो इस तरीके की चीजें जो है उस विमेन को रिजेक्ट करनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं तो विमेन को उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये अलेक्जेंड्रा कोलेंचोई मानती है। और अगर एक विमेन को ये सारी चीजें रिजेक्ट करनी चाहिए तो क्या कौन सी चीजें हैं जो विमेन को एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसके ऊपर भी वो बात करती हैं कि विमेन को सोशल पार्टिसिपेशन में अपने आप को इम्ब्रेस करना चाहिए, उसको पार्ट होना चाहिए उस सारे सोशल गैदरिंग का, सारे सोशल मूवमेंट्स का। और वो बात करती हैं कि विमेन को प्रोडक्टिव लेबर को इम्ब्रेस करना चाहिए। विमेन कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट दे रही हैं, कुछ आर्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं, कुछ साइंटिफिक काम कर रही हैं, तो उन सभी कामों में जो हाईली कंसिडर किया जाता है, एक हायर ह्यूमन बीइंग, इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग करता है, उन सभी कामों में विमेन को अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए, इम्ब्रेस करना चाहिए। फिर वो बात करती है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीफ रखना चाहिए, उसमें मानना चाहिए
एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ी हो, एक औरत दूसरी औरत के लिए आवाज उठाए, एजुकेट करे, उसके राइट्स के लिए लड़े। तो इस बात इसकी भी बात करती है कि एक वीमेन को ये सारी चीजें, ये सारी आदतें इम्ब्रेस करनी चाहिए। अलेक्जेंड्रा कोलोनचोई नेक्स्ट बात करती हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंदर मदरहुड को भी रखा जाए। मतलब मदरहुड एक ऐसा स्फीयर होता है जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा बर्डन एक औरत के ऊपर, एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर आ जाता है। ऐसा ना हो कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया जाए और उसके अंदर जो चाइल्ड केयर का जो पूरा प्रोसेस है उसको प्राइवेट हटा के, प्राइवेट बर्डन ना रख के सोशली कन्वर्ट कर दिया जाए। साथ ही वो बात करती हैं कि चिल्ड्रन जो है वो सोसाइटी को बिलोंग करना चाहिए, प्राइवेट स्फीयर में जो है उनको नहीं रखना चाहिए, ना एजुकेशन देना चाहिए, ना उसको पालना चाहिए, ताकि वीमेन उससे फ्री हो पाए। साथ ही वो सोसाइटी और स्टेट से वुमेन के लिए अलग से सपोर्ट मांगते हैं, मदर के लिए अलग से सपोर्ट मांगते हैं, ताकि वुमेन जो कि इतनी बियर करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी, उनको अलग से सपोर्ट किया जाए। साथ ही वो बात करती हैं कि मदरहुड जो है, जो बच्चे के पालने में जो इंडल्ज होती हैं औरतें, उसके पूरे प्रोसेस में विमेन जो है इंडिपेंडेंट रह पाए और ऐसा ना हो कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो छिन जाए इसके बाद। तो ये सारी बातें वो करती हैं। उसके बाद मदर को वो सपोर्ट करती हैं किस तरीके से, वो बात करती हैं कि पेड मेटर्निटी लीव होनी चाहिए। जब औरतें माँ बनती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, साथ में फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर not only women but all other human being face a lot of problems while they go in the hospital, जहाँ पे प्राइवेट सब कुछ होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है एक वर्किंग क्लास के ऊपर। तो वो पूरा प्रोसेस फ्री होना चाहिए हेल्थ केयर का। साथ में वो बात करती है चाइल्ड केयर सिस्टम होना चाहिए फ्री, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया। और उसमें विमेन को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो अलग करना चाहिए। जब हम बात करते हैं अलेक्जेंड्रा कोलोनचोई की, तो उन्होंने पॉलिटिकली क्या क्या काम किया, पब्लिक स्फीयर में उनके क्या काम है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो रशिया या यूएसएसआर के अंदर पीपल्स कमीशनर ऑफ फॉर सोशल वेलफेयर की हेड होती है और उसके द्वारा बहुत सारे काम जो है वुमेन के लिए किए जाते हैं यूएसएसआर के अंदर। साथ ही वो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के आइडियाज जो थे, जो वो सोचती थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की वो बात करती हैं, प्रयास करती हैं। इसके लिए वो कई सारे लीगल रिफॉर्म्स की बात करती हैं, जैसे कि लीगल डाइवोर्स लॉज। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर वीमेन के पास डाइवोर्स लॉज नहीं होता था। इवन इन इंडिया हिंदू कोड बिल से पहले, जो 1955-56 के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, उससे पहले तक विमेन को डाइवोर्स करने का, मैरिज के अंदर इक्वली ट्रीट होने का या प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं, जिसको कि बाद में इम्प्लीमेंट किया था। तो सिमिलरली वो अलेक्जेंड्रा कोलोनचोई भी डाइवोर्स लॉज की बात करती हैं और साथ में वो अबॉर्शन राइट की भी बात करती हैं। और यूएसएसआर पहला कंट्री बनता है जो लीगल अबॉर्शन को जस्टिफाई करता है, उसको लीगल लॉ बनाता है। साथ में वो इक्वल मैरिज लॉज की बात करती हैं कि मैरिज के अंदर जो है विमेन और मेन को इक्वली ट्रीट किया जाए। और विमेन्स लेबर राइट की बात करती हैं, चाहे वो पब्लिक स्फीयर में विमेन लेबर राइट हो या प्राइवेट स्फीयर में फैमिली के अंदर विमेन को काम करना पड़ता हो, उन सभी इश्यूज को एड्रेस करने की बात करती हैं। जो लीगल रिफॉर्म्स है अलेक्जेंड्रा कोलोनचोई के द्वारा, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टार्टिंग के डेज में, जब वो पीपल्स कमिश्नर फॉर वेलफेयर होती है। लेकिन बाद में जब स्टालिन सत्ता में आते हैं तो बहुत सारे आइडियाज को रोल बैक कर दिया जाता है, उसको वापस से कंजर्वेटिव ट्रेडिशन के ऊपर चीजों को ला के रख दिया जाता है। साथ में जो कंजर्वेटिव फैमिली वैल्यूज हैं वो स्टालिन के आने के बाद फिर से वापस आ जाता है। तो ये सारे चीजें जो है अलेक्जेंड्रा कोलोनचोई स्टालिन के आने के बाद फेस करती हैं। तो अलेक्जेंड्रा कोलोनचोई क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई सी इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो फेमिनिज्म को क्लास स्ट्रगल के साथ जोड़ती हैं। पहली बार जो है फेमिनिज्म को, जो कि एक्सप्लॉयटेशन का पूरा प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए जो है वो क्लास स्ट्रगल के डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करती हैं और दोनों प्रॉब्लम को, दोनों एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करने की बात करती हैं एक साथ। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात वो करती हैं।
और साथ में वो लिबरल फेमिनिज्म जो है, जिसको कि व्हाइट फेमिनिज्म बोला जाता है, उसको भी क्रिटिसाइज करती हैं। ये बात करती हैं कि बॉर्जुइस विमेन जो है उनको कोई मतलब नहीं है वर्किंग क्लास विमेन से, ठीक है। पॉलिटिसाइज करती हैं लव के डायमेंशन को, फैमिली को और सेक्सुअलिटी को। ये सारे स्फीयर को पर्सनल माना जाता है और ये लोग बात करते थे कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। वो चाहती हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर बात हो, पॉलिटिसाइज हो, ताकि इस पूरे प्रोसेस में जो विमेन सफर कर रही हैं प्राइवेट स्फीयर के अंदर, उनको जो डोमिनेट किया जाता है पैट्रियार्कल नॉर्म्स के द्वारा, वो ना हो और उनको एक इक्वल फुटिंग, इक्वालिटी मिले। इसलिए वो इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी इश्यूज को पॉलिटिसाइज करने की बात करती हैं। साथ ही में वो ट्रेडिशनल फैमिलीज को चैलेंज करती हैं, तो इसकी वो बात करती हैं। और साथ में वो प्रपोज करती हैं सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ लिबरेशन को, कि लिबरेशन कैसे होगा, लोग आजाद सच मायने में कैसे होंगे, एक विमेन और एक मैन कैसे सच में एक आजाद हो सकते हैं सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, एक सोशलिस्टिक मॉडल के अंदर। उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। द सोशल बेसिस ऑफ द वुमेन क्वेश्चन, तो ये उनका फर्स्ट बुक है, जो कि फाउंडेशनल मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एशे के तौर पे जाना जाता है। जो सेकंड बुक है वो उनका फ्री लव है, जो 1932 में पब्लिश होता है। और ये जो बुक है वो सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट को, लव को, मोरालिटी को समझने की कोशिश करता है सोशलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा उनका बुक है कम्युनिज्म एंड द फैमिली, जो 1970s एडिशन है, और इसके अंदर जो है फैमिली, मैरिज और सोशलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वो बात करती हैं। चौथा उनका बुक है सेक्सुअल रिलेशन एंड द क्लास स्ट्रगल, लव एंड द न्यू मोरालिटी, 1972। इसके अंदर वो क्लास, लव और सेक्सुअल एथिक्स के बारे में बात करती हैं कि कैसे जो है वो सेक्सुअल एथिक्स होना चाहिए एक मेल के द्वारा, एक फीमेल के द्वारा, उसमें क्लास कैसे इन्वॉल्व है, लव के डायमेंशंस क्या हैं, ये सारी इश्यूज को एड्रेस करती हैं। पांचवा उनका बुक है विमेन वर्कर्स स्ट्रगल्स फॉर दियर राइट, 1973 में ये बुक पब्लिश होता है, जो कि विमेन्स लेबर एंड राइट्स के ऊपर होता है। जो छठा उनका बुक है वो है द वर्कर्स अपोजिशन, 1973 के अंदर ये बुक पब्लिश होता है, और इसके अंदर वो पॉलिटिकल क्रिटिक करती हैं सोवियत पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर जो डिबेट्स होते हैं उसके अंदर वो भाग लेती हैं। तो इसके ऊपर ये पूरा बुक है, और ये बताने की कोशिश करती हैं कि वर्कर कैसे पार्टी को अपोज कर रहे हैं कई सारे मामले के ऊपर। सेवेंथ जो उनका ऑटोबायोग्राफी है वो इस नाम से है, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए सेक्सुअली इमेंसिपेटेड कम्युनिस्ट वुमेन। मतलब वो अपने आप को सेक्सुअली इमेंसिपेटेड कम्युनिस्ट वुमेन कंसिडर करती हैं, और ऑटोबायोग्राफी का नाम भी उसी तरीके से रखती हैं। तो ये सारे बुक्स अलेक्जेंड्रा कोलंचोई के द्वारा लिखा जाता है। अगर इसको हम समराइज करने की बात करें तो she says कि women operations come from class society and private property। तो पूरा women का जो ऑपरेशन है ना, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो बात करते हैं कि क्लास स्ट्रक्चर के कारण, जो बॉर्जुइस प्रोलेटेरिएट क्लास है उसके कारण women एक्सप्लॉइट हो रही हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने के कारण उनकी लिबरेशन जो है वो खत्म हो गई है। तो ट्रू लिबरेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू सोशलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो बात करते हैं कि एक विमेन की असली आजादी तभी हो पाएगी जब वो सोसाइटी पूरी तरीके से सोशलिस्टिक पैटर्न पर चलेगी, सब लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और किसी को कोई दूसरा इंसान एक्सप्लॉइट ना करे इकोनॉमिक वे में। तो तभी एक मेल और फीमेल जो है वो आजाद हो पाएंगे, और वीमेन तभी एक्सप्लॉइटेशन फ्री हो पाएंगी। तो ये बात करती हैं। तो thank you so much for watching this video. If you really like this video, please like, share and subscribe to this channel.